हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशनल भैया। मेरा नाम है सुधांशु और मैं हूं एडुकेशनल भैया का दोस्त। और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। तो क्या तुम लोगों को पता है कि अर्थ का जो 3/4 सरफेस है वो पूरे वाटर से कवर्ड है। और इसी कारण से जब तुम अर्थ को स्पेस से देखोगे तो हमारा अर्थ पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है। पर हमारे अर्थ पे इतना सारा पानी होने के बावजूद जो एक्चुअल यूजेबल वाटर है, यानी कि जिसे हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिससे हम खाना बनाते हैं, पीते हैं या फिर कपड़े धोते हैं या इरिगेशन करते हैं, इन सारी चीजों में काम आने वाली पानी जो है जिसे हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, वो सिर्फ 2.5% ही है। और इस फ्रेश वाटर में से भी 70% जो फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर में आइस के फॉर्म में है और सिर्फ 30% ही फ्रेश वाटर है जो अर्थ के सरफेस पे है, यानी कि रिवर्स और लेक्स में है, जिसे हम एक्चुअली में यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि वाटर स्कैरसिटी का क्या कारण है, मतलब किन किन कारणों से अर्थ पे पानी की कमी होते जा रही है, और दूसरा कि हमें वाटर को कंजर्व करने की क्यों जरूरत है। और थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पानी को बचा सकते हैं, जिसमें हम डैम्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो इसी के साथ चलो चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे प्लैनेट पे जो 2.5% फ्रेश वाटर है वही काफी है हमारी सारी नीड्स को पूरा करने के लिए। उसके बाद भी ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण हमें वाटर स्कैरसिटी को फेस करना पड़ता है। तो वाटर स्कैरसिटी होने का जो सबसे पहला कारण है वो है ओवर पॉपुलेशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। यानी कि एक तो दिन ब दिन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण वाटर की रिक्वायरमेंट भी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और जिन भी एरियाज में पानी की कमी होती है वहां पर पानी को बेचा जाता है और उसका दाम भी एक्सपेंसिव होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो रिच लोग होते हैं वो तो वाटर को इजिली अफोर्ड कर पाते हैं और बेपरवाह होकर पानी यूज करते हैं और इवन पानी वेस्ट भी करते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनके तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो ये एक मेजर रीजन है वाटर स्कैरसिटी का। दूसरा जो रीजन है वो है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रही है और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके कारण इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज भी बढ़ते जा रही हैं। और बहुत सी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज ऐसे हैं जो वाटर का बहुत ही एक्सेसिव यूज करते हैं और उनके वाटर को यूज करने के बाद वो वाटर फिर यूजेबल नहीं बचता है। और इवन वो लोग उनके यूज किए हुए जो वाटर होते हैं जो पॉल्यूट हो जाता है उसे साफ सुथरे रिवर्स के साथ मिक्स कर देते हैं, जिसके कारण रिवर्स भी पॉल्यूट हो जाते हैं। और वाटर स्कैरसिटी का जो तीसरा रीजन है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन इन अर्बन एरियाज। देखो, जैसे जैसे लोग गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहरों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। उसके कारण शहर के जो लोग हैं वो वाटर को बहुत ही एक्सेसिव यूज करते हैं। इवन शहर के लोग ज्यादा परवाह भी नहीं करते हैं कि वो कितना वाटर यूज कर रहे हैं और वो बहुत पानी वेस्ट करते हैं। उसके कारण जो गांव के लोग हैं उन्हें वाटर स्कैरसिटी का सामना करना पड़ता है। और जो सबसे बड़ा रीजन है वाटर स्कैरसिटी का वो है पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और इंडस्ट्रीज जितना भी वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं मैक्सिमम वो रिवर्स में ही डंप कर देती हैं। इनफैक्ट शहरों के भी जो घर के गंदे पानी होते हैं उनमें भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और रिफाइनिंग सिस्टम का यूज नहीं किया जाता है और उन्हें भी डायरेक्टली रिवर्स में डंप कर दिया जाता है, जिसके कारण हमारे देश के मैक्सिमम रिवर्स पॉल्यूट हो चुके हैं और उनका वाटर अब यूजेबल नहीं है। तो यही कुछ कारण थे जिनके कारण हमें वाटर स्कैरसिटी फेस करना पड़ रहा है। तो इतनी सारी वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम्स को देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था जल जीवन मिशन। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का जो मेन रीजन ये था कि इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती थी कि रूरल एरियाज में रह रहे लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। और इस प्रोग्राम के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट हर रूरल हाउस में वाटर सप्लाई प्रोवाइड करवाती है और हर एक पर्सन को 55 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे देने का प्रॉमिस भी करती है। अब हम ये जान लेते हैं कि वाटर स्कैरसिटी होने के कारण हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स क्रिएटेड ड्यू टू वाटर स्कैरसिटी के बारे में। तो पहला रीजन यह है कि वाटर स्कैरसिटी हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट कर सकती है, यानी कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर पीते हैं या फिर हम इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं पीते हैं तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ सकता है वो ये है कि हमारी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, यानी कि हमें इनफ क्वांटिटी में खाना भी नहीं मिल पाएगा। अगर वाटर स्कैरसिटी होगा या वाटर पॉल्यूशन होगा तो क्रॉप्स को अगर इनफ क्वांटिटी में वाटर नहीं मिल पाएगा तो ज्यादा क्रॉप्स हम नहीं उगा पाएंगे, जिसके कारण खाने की स्कैरसिटी भी हो सकती है। तीसरा प्रॉब्लम जो हम फेस कर सकते हैं वो है इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, यानी कि वाटर स्कैरसिटी के कारण बहुत सारे पेड़ भी मरने लगेंगे, रिवर्स भी ड्राई हो जाएंगे, इसके कारण बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज को भी नुकसान होगा, जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। और जो चौथा प्रॉब्लम हमें वाटर स्कैरसिटी के कारण फेस करना पड़ सकता है वो है इकोलॉजिकल क्राइसिस। देखो, हम लोगों ने प्रॉब्लम्स के बारे में तो जान लिया, पर आखिर इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, हम वाटर स्कैरसिटी को कैसे रोक सकते हैं
और हम कैसे वाटर को सेव कर सकते हैं। यही हम जानेंगे अपने अगले टॉपिक में, जिसका नाम है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स। वाटर को सेव करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो हम ले सकते हैं वो है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? ऐसे जितने भी मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे वाटर को सेव किया जा सकता है, जैसे कि डैम्स हो गए, लेक्स हो गए, कैनाल्स और रिजर्वायर्स। इस तरह की स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम रिवर्स की वाटर्स को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाने का आइडिया है ना, ये कोई नया आइडिया नहीं है। ऐसे स्ट्रक्चर्स हमारे कंट्री में बहुत ही एंशिएंट समय से बनाए जा रहे हैं और यूज भी किए जा रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्ट्रक्चर्स आज भी सरवाइव कर रहे हैं और उन्हें हम देख भी सकते हैं। जैसे कि 1st सेंचुरी BC में इलाहाबाद में एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया था, जो कि गंगा रिवर के फ्लड्स को कंट्रोल करता था और उनसे वाटर भी कलेक्ट करता था। उसी प्रकार चंद्रगुप्ता मौर्य ने अपने टाइम में बहुत सारे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम बनवाए थे और ऐसे इरिगेशन सिस्टम के रिमेन्स इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी पाए गए हैं, जैसे कि ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और भी बहुत से स्टेट्स में पाए गए हैं। और 11th सेंचुरी में जो भोपाल लेक बनवाया गया था वो अपने टाइम का सबसे बड़ा लेक हुआ करता था। और 14th सेंचुरी में दिल्ली के हौज खास में एक वाटर टैंक बनवाया गया था, जो कि उस समय पे उस रीजन में वाटर सप्लाई करता था। तो ये थे इंडिया के कुछ एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल्स। अब हम ये जान लेते हैं कि डैम क्या होता है और वो कैसे वर्क करता है। तो डैम का जो मेन पर्पस होता है ना, वो होता है रिवर्स के वाटर को कलेक्ट करना और उन्हें सेव करना। क्योंकि अगर रिवर के वाटर को कलेक्ट नहीं किया जाएगा तो वो वैसे भी ओशियन में जाके मिल जाएगा और वो पानी वेस्ट हो जाएगा। उससे बढ़िया उसे यूज कर लिया जाए डैम्स को बना करके। तो डैम्स को बनाने के लिए क्या किया जाता है कि रिवर का जो नेचुरल फ्लो होता है उसके सामने एक बैरियर बना दिया जाता है और उस बैरियर के पीछे वाटर धीरे धीरे कलेक्ट होते जाता है और फिर उस कलेक्टेड वाटर को हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। तो डैम्स ना बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। तो डैम्स को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहला तो बेसिस ऑफ मटेरियल और दूसरा बेसिस ऑफ हाइट। और बेसिस ऑफ मटेरियल्स में 3 टाइप्स के डैम होते हैं। एक तो टिम्बर डैम्स होते हैं जिन्हें वुड से बनाया जाता है, दूसरे मैंसरी डैम्स होते हैं जिन्हें कंक्रीट और ब्रिक से बनाया जाता है, और तीसरे एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं जिन्हें वुड, सॉइल और रॉक्स के हेल्प से बनाया जाता है। और हाइट के बेसिस पे भी 3 टाइप के डैम्स होते हैं। पहला तो हाई हाइटेड डैम्स जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, और दूसरा मीडियम हाइटेड डैम्स जो कि उनसे थोड़े छोटे होते हैं और मीडियम हाइट के होते हैं, और तीसरा होता है लो हाइटेड डैम जो कि हाइट में सबसे ज्यादा कम होते हैं। अब हम जान लेते हैं डैम्स के यूजेस के बारे में, यानी कि डैम्स को किन किन पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। देखो, ट्रेडिशनली पहले जब डैम्स को बनाया गया था तो उन्हें सिर्फ रिवर वाटर्स या फिर रेन वाटर्स को कलेक्ट करने के लिए बनाया गया था, या फिर फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए बनाया जाता था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, ह्यूमंस के पास नॉलेज बढ़ते गया, हम डैम्स को और भी अलग अलग चीजों के लिए यूज करने लगे, जैसे कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, रिक्रिएशन एंड इनलैंड नेविगेशन के लिए। यानी कि डैम्स में जो बोट राइड्स, मौज मस्ती करने वाली जो चीजें होती हैं उन्हें हम रिक्रिएशन बोलते हैं। और इनलैंड नेविगेशन यानी कि डैम्स में हम बोट्स का यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह नेविगेट करने के लिए। और साथ ही साथ डैम्स में फिशेस की ब्रीडिंग भी होती है, यानी कि डैम्स में अलग अलग वैरायटी की मछलियों को भी पाला जाता है। और डैम्स की इतनी सारी यूजेस को देखते हुए डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स भी बोला जाता है, क्योंकि डैम्स मल्टीपल पर्पसेस को फुलफिल करती है। यानी कि हम डैम्स को बहुत सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंडिया के कुछ डैम्स के एग्जांपल्स को, जैसे कि भाखड़ा नागल डैम जो कि सतलज और ब्यास रिवर की बेसिन में बनाया गया है, और इसका मेन पर्पस है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन और इरिगेशन। ऐसा ही एक और बहुत ही फेमस डैम है जो कि है हीराकुंड डैम, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बनाया गया है, और इसका जो पर्पस है वो है फ्लड को कंट्रोल करना और साथ ही साथ वाटर को भी प्रिजर्व करना। देखो, अभी अभी मैंने तुम लोगों को डैम्स के इतने सारे फायदे बताए, इसके बाद भी डैम्स को यानी कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट तरीका नहीं माना जाता है वाटर कंजर्वेशन का। डैम्स के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं, क्योंकि डैम्स के बहुत सारे नुकसान भी है। तो हम अगले टॉपिक में इसी के बारे में जानेंगे कि डैम्स के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो ये कि डैम जो है वो रिवर के नेचुरल फ्लो को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसके कारण रिवर में रह रही एक्वेटिक लाइफ पे भी इफेक्ट पड़ता है। फिशेज और एक्वेटिक प्लांट्स भी मरने लगते हैं, साथ ही साथ एक्वेटिक लाइफ की माइग्रेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है। और डैम्स के बॉटम लेवल पर यानी कि डैम्स के बेड पर बहुत सारे रॉक्स और सेडिमेंट्स इकट्ठा होने लगते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है
कि डैम्स जब बनने वाला होता है तो उसके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट और आंदोलन होते हैं। जैसे कि इंडिया में हम लोगों ने देखा था नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी डैम आंदोलन। ये प्रोटेस्ट लोकल कम्युनिटीज के द्वारा किया जाता है जिस एरिया में डैम्स बनने वाला होता है, क्योंकि जब डैम बनता है तो उसके लिए बहुत बड़े एरिया ऑफ लैंड की जरूरत होती है और इसी के चलते वहां की जो लोकल कम्युनिटीज है उन्हें वो एरिया छोड़कर कहीं और जाना पड़ता है। अब कोई भी अपना घर छोड़कर कहीं दूर जाना तो चाहेगा नहीं, इसलिए लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट करती हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि डैम बनने के कारण क्रॉपिंग पैटर्न्स भी बदल जाते हैं, यानी कि जब किसी एरिया में डैम बन जाता है और अचानक से वहां वाटर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है तो वहां के किसान जो होते हैं वो ऐसे क्रॉप्स उगाना चालू कर देते हैं जिन्हें हाई वाटर की रिक्वायरमेंट हो। और जब लैंड को ज्यादा इरिगेट किया जाता है, यानी कि लैंड जब ओवर इरिगेट हो जाता है, लैंड के सॉइल में सैलिनिटी बढ़ जाती है, यानी कि वो सॉइल नमकीन हो जाता है, जिसके कारण फ्यूचर में वो सॉइल फर्टाइल नहीं बचता है। चौथा कारण है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स, यानी कि जब कोई भी रिवर बहुत सारे स्टेट से होते हुए गुजरता है और उनमें से कोई भी स्टेट अगर उस रिवर पे डैम बना देता है तो बाकी स्टेट्स के वाटर की सप्लाई को रोक देता है, जिसके कारण उन स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट देखने को मिलता है। जैसे कि हमारी कंट्री का एक एग्जांपल ले लो, वो है कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा और गोदावरी रिवर जो है वो 3 स्टेट से होते हुए गुजरती थी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इसी बीच महाराष्ट्र उन रिवर्स के ऊपर डैम बना देता है। उसके कारण क्या होता है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटका की जो वाटर की सप्लाई होती है वो रुक जाती है, उन्हें पानी की कमी होने लगती है, जिसके कारण उन स्टेट्स की इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट होता है और उन्हें फाइनेंशियल लॉस भी सहना पड़ता है, जिसके कारण इन तीनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। और पांचवा डिसएडवांटेज तो यही है कि डैम जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी को वो नहीं फुलफिल कर पाता है। जैसे कि बहुत सारे एरियाज में फ्लड को प्रिवेंट करने के लिए, यानी बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए डैम्स को बनाया जाता है। और जैसे कि तुम्हें पता है डैम्स के बॉटम में धीरे धीरे बहुत सारे सेडिमेंट जमा होने लगते हैं, जिसके कारण डैम्स की गहराई कम होते जाती है, जिसके कारण फ्लड का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और इस तरह से डैम अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो ये थे कुछ डैम्स के डिसएडवांटेजेस। आई होप तुम्हें क्लियर हो गया हो डैम्स के इतने सारे यूजेस होने के बाद भी डैम्स एक परफेक्ट तरीका क्यों नहीं है वाटर कंजर्वेशन का। तुम्हारे मन में ये आ रहा होगा कि आखिर डैम से वाटर कंजर्व नहीं कर सकते तो और भी क्या तरीके हैं वाटर कंजर्वेशन के। तो यही हम जानेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं कि बारिश से आने वाली पानी को हम इकट्ठा करते हैं और उसे अपने फ्यूचर यूज के लिए सेव कर लेते हैं। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो कि हमारे कंट्री के अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो सबसे पहला तरीका है वो है डाइवर्जन चैनल्स बनाकर, जो कि मोस्टली हिली और माउंटेन एरियाज में किए जाते हैं, जैसे कि इंडिया में वेस्टर्न हिमालयाज वाले पार्ट में। और इन डाइवर्जन चैनल्स को लोकल लैंग्वेज में गुल्स और कुल्स भी बोलते हैं। अब हम जानते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अगले तरीके को, जो कि है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग मोस्टली राजस्थान में की जाती है, जो कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए की जाती है। तीसरा तरीका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वो है इंडेंटेशन चैनल्स, जो कि मोस्टली वेस्ट बंगाल में की जाती है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है तो फ्लड की पानी का इरिगेशन के लिए यूज कर लिया जाता है। और ये तरीका है वेस्ट बंगाल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का। और सेमी एरिड रीजन्स में जैसे कि राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए रेन वाटर को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है ताकि उस वाटर को सॉइल होल्ड करके रखे और सॉइल में मॉइस्चर बरकरार रहे, कि जब एग्रीकल्चर का सीजन आए तो इरिगेशन की जरूरत ना पड़े, वही पुराना पानी जो सॉइल ने अपने अंदर होल्ड करके रखा है उसी का यूज हो जाए एग्रीकल्चर में। और इस तरह का कंजर्वेशन करने के लिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो कि तुम अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और ऐसे स्ट्रक्चर्स को राजस्थान के अलग अलग पार्ट में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि जैसलमेर में इसे खादिंस बोलते हैं और कुछ अलग अलग एरियाज में इन्हें जोहर्स भी बोलते हैं। और इसी टाइप से सेमी एरिड रीजन्स में ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करने के लिए टैंक्स या फिर टंकास का यूज किया जाता है, जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अंडरग्राउंड टैंक्स में स्टोर कर लेती है। और इसके अलग अलग फायदे होते हैं। एक तो वहां के लोगों को पीने का पानी मिल जाता है, दूसरा उस अंडरग्राउंड टैंक के ऊपर जो घर बनाया जाता है वो भी कूल रहता है। क्या तुम्हें पता है कि तमिलनाडु हमारी कंट्री का पहला स्टेट बन चुका है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है, यानी कि हर एक घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना कंपलसरी है और जो भी इस रूल को फॉलो नहीं करता है उन्हें पनिश भी किया जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा वाटर कंजर्वेशन के लिए। अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक को, जो है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है ये 200 साल से भी पुराना सिस्टम है, जो कि मेघालय रीजन में यूज किया जाता है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि इसमें बैम्बूज यानी कि बांस का यूज किया जाता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए झरनों और स्ट्रीम्स में से, और इन बांस की पाइप्स का यूज करके वाटर को खेतों तक और घरों तक पहुंचाया जाता है।
और इन बैम्बू की पाइप्स का यूज करके 18 से 20 लीटर पानी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। और बैम्बू की पाइप्स का यूज करने के कारण इसमें से कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर लूज भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप तुम्हें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और तुम्हें ये चैप्टर समझ में भी आया हो, और साथ ही साथ तुम्हें वाटर की इंपॉर्टेंस भी समझने का मौका मिला हो, और होप कि तुम भी वाटर कंजर्वेशन में अपना योगदान दो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।